नमस्कार, स्वागत है आपका समाधान में। मैं हूं आपके साथ पारुल और समाधान में आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की। जी हाँ, आपने सुना ही होगा कि जब आप तमाम दवाइयां खा खा के तंग आ जाते हैं तो आपको रास्ता दिखाई देता है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में ऐसी कई सारी बीमारियों के इलाज हैं जिसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं, आयुर्वेद डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर गुप्ता आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, आयुर्वेद को लेकर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की भ्रांतियाँ ये भी हैं कि सर आयुर्वेद को लेकर हम देखते हैं कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो कई लोग हमें जड़ी बूटियों के लिए दावा करते हैं कि ये चीज़ आपकी ऐसे ठीक हो जाएगी, आप खूबसूरत हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आयुर्वेद एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। मैडम, आयुर्वेद में दर्शकों को बताना चाहूँगा, आयुर्वेद एक विज्ञान है, एक संपूर्ण जीवन शैली है। जो हम देखते हैं कि आज मार्केट में हमें पता चल जाता है, कोई बता देता है ये मेडिसिन खा ली, वो मेडिसिन खा ली, या किसी ने बता दी, उससे क्या होता है कि जो रोग होता है वो ठीक भी नहीं होता है और साथ में हमें आयुर्वेद पे भरोसा उठ जाता है। तो सबसे पहले ये अपन को जानना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है पूरा, और आर्ट ऑफ जीने की कला है पूरी जीने की। इसके अंदर जो भी सिद्धांत बताए गए हैं उससे आप पूरी लाइफ स्टाइल को अपना रेगुलेट कर सकते हैं, साथ में जो भी बीमारियां हैं उनसे अपन को बचा भी जा सकता है। बिल्कुल, बीमारियों से बचा जा सकता है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि छोटी छोटी लेकिन काम की बातें, आपके खाने का तरीका, आपके पीने का तरीका, और आयुर्वेद में कुछ ऐसे रूल्स भी, ऐसे नियम भी हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद में क्या है मैडम, सबसे पहला आयुर्वेद का जो मोटो है, प्रयोजन है, वही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यदि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसको बीमारियां होंगी ही नहीं। जब बीमारियां नहीं होंगी तो हमें चिकित्सा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला मोटो पे हम जाएं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब हमें स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में पूरी जीवन दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, मतलब लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ओवरऑल, आपका मौसम के अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको खाना कैसे खाना है, उसकी विधियां बताई गई हैं। तो उसको सीखने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं धीरे धीरे मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। जी, आपने बताया कि खाना खाने का सही तरीका क्या है। इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से भी समझना चाहूँगी आपसे कि हम कई लोग आजकल ये बातें करते हैं कि जो फसल होती है या जो आपके घर में सब्जियां पहुंच रही हैं उसमें इतने सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है कि आप खाना कम खा रहे हैं, आप बीमारियां अपने अंदर ज़्यादा ले रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, यानी खाना खाने का सही तरीका क्या है? हम क्या रोटी सब्जी खाना छोड़ दें? हम क्या, जैसे कि भ्रांतियाँ हैं कि सब्जियों में फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, तो क्या तरीका क्या है उसका इससे बचने का? देखिए मैडम, बचने का जो तरीका है हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप सब्जियों को जैसे लाते हैं तो कुछ देर के लिए पानी में छोड़ सकते हैं उसको। तो जो भी आपको आउटर, ये सभी जानते हैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो सब्जियों में क्या कीटनाशकों का छिड़काव करना ही पड़ता है। तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले ला के उनको आधा घंटे नमक के पानी में धो लें। आप जैसे गोभी या कोई और ऐसी सब्जी जिनको आप हल्का सा गर्म पानी में हल्का सा एक बॉयल भी कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है कि एल्कलाइन वाटर से भी धो सकते हैं उन सब्जियों को। और जो फल खा रहे हैं अगर उनको छील सकते हैं तो आप छील लीजिए। जैसे एप्पल है, कंट्रोवर्सी होती है कि इसको छील के खाएं या बिना छील के खाएं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि छील के खाने में थोड़े से पोषक तत्व तो हमें कम मिले, लेकिन आप उस केमिकल फर्टिलाइजर से बच जाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। केला है, उसको में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंगूर को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। जो सब्जियां हैं छील के खाने लायक सब्जियां हैं उनको आप बेशक छील लीजिए। तो जो छील के खा सकते हैं आप फलों में, वो छील कर खाइए। और सब्जियों का डॉक्टर साहब ने बताया कि खान पान में जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको किसी भी सब्जी का त्याग नहीं करना है, लेकिन हाँ उनकी सफाई करके उनको अच्छे से धोकर फिर आप उन सब्जियों का उपयोग करें तो उनसे भी कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। मैं आगे सवाल लूँ आपसे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और लाइव इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। आयुर्वेद को लेकर आज हम बातचीत
बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे किडनी को लेकर भी बात करेंगे, किडनी स्टोन को लेकर भी बात करेंगे और भी कई सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आयुर्वेद से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को लेकर या किसी बीमारी को लेकर आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कि आयुर्वेद में उसका इलाज संभव है या नहीं, तो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से यही सॉल्यूशन ले लीजिए, समाधान ले लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रही हूँ। हमने अपने घर के बुजुर्गों से ये सुना है कि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपने बताया कि पानी पीने के अलग तरीके अगर आप उसको फॉलो करते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से तो उससे भी कई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये आप बताइए कि किस तरह से हम पानी पिएं जिससे हम कई तरह की चीज़ों का या तो पानी का हम सही ढंग से फ़ायदा ले सकें, या फिर जो भी आप आगे बताना चाहें डॉक्टर साहब। क्या है पानी मैडम? पानी ही अपने आप में एक चमत्कारिक औषधि है अगर हम उसको सही ढंग से लेते हैं। आयुर्वेद में कई प्रकार से पानी लेने के तरीके बताए गए हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पानी को लेना कैसे है। तो जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो आपको 1 से 2 गिलास पानी लेना है। यदि आप टाइम से 5 बजे 6 बजे सोकर उठ रहे हैं तो सबसे अच्छा है आप तांबे का बर्तन लीजिए, उसमें शाम को और उसमें कुछ पानी रख दीजिए। सुबह उस पानी को 1 या 2 गिलास, मैं देखने में आता है कई बार लोग ऐसे करते हैं कि 4 गिलास पानी पी लिया, 6 गिलास पानी पी लिया सुबह उठते ही। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पानी 1 से 2 गिलास लें, ज़्यादा पेट में भारीपन नहीं लगना चाहिए। यदि आप लेट सो के उठते हैं, वैसे तो नहीं उठना चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, आपका वर्कलोड ऐसा है कि आप 7 बजे के बाद सो के उठते हैं, तो उस पानी को गुनगुना कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, खाने के टाइम पे पानी कब पीना है? पहले पीना है कि बाद में पीना है? जी। तो मैडम, ना पहले पीना है ना बाद में पीना है। खाने के पहले पानी पीने से भी प्रॉब्लम होती है और बाद में पानी पीने से भी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है खाने के बीच में थोड़ा सा 1 कप पानी, गर्म पानी जरूर पिए और खाने के बाद थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। खाने के 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद अपने आप बॉडी रिक्वायरमेंट आ जाती है, अपने आप प्यास लगती है हमें, तो आप उस समय पानी पी सकते हैं। फिर आपको जब भी प्यास लगती है, आप एक साथ बहुत सारा पानी ना पिए। देखते हैं प्यास लगी तो आपने 2 गिलास या 3 गिलास पानी पी लिया, तो आप समझिए आपके अंदर एक डाइजेशन प्रोसेस चल रही है। उस डाइजेशन प्रोसेस को सही रूप से चलाने के लिए आपको इकट्ठा पानी नहीं पीना है। आपको जितनी प्यास लगे उतने में आधा गिलास से 1 गिलास के बीच में ही पानी लेना है। और पानी प्रॉपर लेते रहने से आपको भविष्य में किडनी स्टोन भी नहीं होगा। बिल्कुल, है ना। तो पानी खुद में ही कई सारे मिनरल्स लिए हुए होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी पीने का सही तरीका ये है कि आप खाने के टाइम पर आपने अपने घर में बड़े लोगों से भी सुना होगा, बुजुर्गों से भी सुना होगा कि पानी पी लोगे पेट भर जाएगा, पानी से तो खाना क्या खाओगे। हाँ। खासतौर पर बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि आप पानी इतना पी रहे हो, खाना खाने से पहले तो खाना क्या खाओगे, पानी से तो पेट भर लिया आपने। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो हमें बड़े कहते हैं लेकिन वो बड़ी काम की होती हैं, और आज वही बातें डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, छोटी छोटी लेकिन काम की बातें। पानी के लिए मैं आपको और बता दूं, यदि आप खाने के पहले पानी लेते हैं तो हो सकता है आप दुबले हो जाएं, और खाने के बाद में पानी लेते हैं तो हो सकता है आप मोटे हो जाएं। मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं कि मोटे लोग ऐसा करने लगे, खाने के पहले पानी ही पीने लगे, लेकिन हाँ ऐसा है। तो ये भी एक लॉजिक है जो हालांकि इसे आप या दुबले होने के लिए या मोटे होने के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है अगर इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, ये मर्म शब्द इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने में आ रहा है, ये है क्या और ये कैसे ठीक हो सकता है? आयुर्वेद में इसका इलाज है? देखिए, मर्म एक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक मर्म चिकित्सा जिसे हम कहते हैं। अभी भोपाल में रिसेंटली चालू हुई है और पहले से चली आ रही है, कई सारे हमारे वैद्य करते ही हैं। तो मर्म से क्या होता है मैडम? मर्म शरीर के अंदर वाइटल पॉइंट्स होते हैं जो 107 वाइटल पॉइंट्स बताए गए हैं जी। ये पॉइंट्स, इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो पहले के समय में क्या होता था, इन मर्मों का दुरुपयोग होता था। आपने कभी सुना होगा कि फलाने को कहीं चोट लग जाने से उसको ज़्यादा नुकसान हो गया, या फिर उसके जैसे हाथ में एक तल हृदय मर्म होता है, इस पर कभी तीर लगता है या फिर कोई चोट लगती है तो सीधा डेथ हो गई। तब हाथ में तीर लगने से कैसे डेथ हो गई? तो यहाँ एक मर्म रहता है, तल हृदय मर्म, जो बताया गया आयुर्वेद में सद्य प्राणहर के जैसे काम करता है। तो इसलिए इन्हीं वाइटल पॉइंट्स को पहचान कर इनसे ही कंट्रोल्ड वे में इनका उत्प्रेरण करके ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कई सारी डिसीजेस जैसे फ्रोजन शोल्डर है, साइटिका है, इनके पेन है, इसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है।
आप बैठे बैठे वहीं क्लिनिक पे रिलीफ दे सकते हैं। तो इस टाइप से ट्रीटमेंट प्रोसीजर चलते हैं। ये पूजा हमारे साथ, हमारी एक व्यूअर फोन लाइन पर बनी हुई है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। पूजा, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। हेलो मैम। आप पूजा बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पिएं और कितना लगभग पानी पीना चाहिए ताकि डाइजेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम ना हो। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पे। मैंने आपको बताया है अभी, खाना खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के आधा घंटे बाद आप यदि सजग हैं अपनी बॉडी के लिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि खाना खाने के आधा घंटे बाद, जी 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 डॉक्टर साहब, खाना खाने के आधा घंटे बाद अपने आप प्यास लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, आधा से 1 घंटे के बीच में, उसमें आप इतना पानी पिए जितने में आपके पेट में भारीपन महसूस ना हो। मीन्स मान लीजिए आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, इससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, ये डाइजेशन प्रोसेस हमारी 2 से 3 घंटे चलती रहती है। आप समझिए जैसे खाना बनाते हैं अपन, तो उसके अंदर एक बार खाना पकाने के लिए प्रोसेस चलती रहती है, वैसे ही ये डाइजेशन प्रोसेस 2-3 घंटे चलती रहती है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए आपको कंट्रोल वे में पानी पीना चाहिए। उसके बाद दिन भर में हम कितना पानी पिए सर? 8 ग्लास, 10 ग्लास, क्वांटिटी कितनी होनी ये चाहिए? बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये इस पर मैं इस तरीके से तो मैं नहीं बताना चाहूँगा कि दिन भर में कितना पानी पिए, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी है, आपका यूरिन, जैसे कोई किडनी का बीमारी रहती है उनको, तो उनके यूरिन आउटपुट अच्छा है तो पी सकते हैं। और आपका वर्क क्या है, आपका हैवी वर्क है, आप धूप में काम करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं। आप एसी में रहते हैं तो आप कम पानी पीजिए। मतलब पानी की कोई ऐसी फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि मैं इतने ग्लास पानी आपको पीना यानी है। ये जो भ्रांति है, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो पियो, तो इंसान बॉटल की बॉटल अपने पास रखता है कि आज तो 6 बॉटल पूरी की पूरी खत्म करनी है। नहीं। तो ये थोड़ा सा इससे हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस भी इससे बिगड़ जाती गड़बड़ है। भी हो जाती मैं है। आपको अभी खाने का तरीका मैं बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा पानी का क्या रोल है खाने के डाइजेशन के डिस्टर्बेंस जी में। डॉक्टर साहब, अनीता हमारे साथ एक और व्यूअर है, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बनी हुई है। अनीता, बहुत स्वागत आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, जैसे कि किडनियों में स्टोन हो जाते हैं तो क्या आयुर्वेद में उसका इलाज है स्टोन का? बिल्कुल अनीता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनी में स्टोन का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। इनफैक्ट मैंने ही अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में अप्रॉक्सीमेटली 100 से ऊपर स्टोन मैंने निकाले होंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने mm का स्टोन निकलता है, तो ये वेरिएशन है, आप किस पोजीशन पे स्टोन है, स्टोन कैसा है। कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन खाने से वो टूट जाता है, तो टूट जाता है तो छोटे छोटे भाग में हो गया तो वो निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि एक छुआरे की गुठली जैसा स्टोन है, जो आपकी यूएसजी रिपोर्ट में आया 20 mm, लेकिन वो लंबाई में 20 mm है और उसकी जो विड्थ है वो 5 mm, 10 mm, 5 mm, 6 mm हो, तो वो आराम से निकल जाते हैं। तो आयुर्वेद से किडनी स्टोन बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बस धैर्य से आपको दवाई खाने की ज़रूरत है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सर्जरी की ओर जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। किडनी स्टोन को लेकर ही मैं आगे आपसे बात करूंगी डॉक्टर साहब। किडनी स्टोन को लेकर ये भी लोगों की भ्रांतियां हैं कि काफ़ी लंबा इलाज चलता है, दूसरा आप इतना परहेज करवाते हैं कि सामने वाला ऊब जाता है उस इलाज से, इसलिए वो फिर कहता है कि ठीक है, एक बार का ऑपरेशन है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये थोड़े से मिथ्स हैं जो चले आ रहे हैं, अब चेंज होते जा रहे हैं जी। अमेरिकन पहले ये चलता था कि किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट्स के बनते हैं, तो कैल्शियम आपको नहीं लेना है। तो अभी रिसेंटली अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ किडनी, उन्होंने एक अपना आर्टिकल निकाला है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कैल्शियम आपका कोई एनीमी नहीं है, तो आपको कैल्शियम लेना है, बंद नहीं करना है, आपको लेना है। हो सकता है आप ऐसी चीज़ों के साथ लीजिए जिनमें ऑक्सलेट्स हों, जैसे आप पनीर खाते हैं तो वो कैल्शियम है, आप पालक लेते हैं तो ऑक्सलेट्स हैं, तो आप मिला के खाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव आप रहेगा। इसको लेकर और भी बात बताइएगा डॉक्टर साहब। हाँ। साजिद हमारे साथ एक और व्यूअर फोन लाइन पर मौजूद हैं। साजिद, बहुत स्वागत आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, स्टोन की प्रॉब्लम है मुझे, लीवर स्टोन में। की प्रॉब्लम है, अभी हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्टोन आपने कहीं दिखाया हो तो पता हो शायद कि साजिद किस जी, कितने पोजीशन पर mm है? स्टोन है, किस पोजीशन पे है, कुछ पता है आपको? मैंने दिखवाया था, तो उसके बाद अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया मैंने उसका, जी। और काफी टाइम हो गया है। हम्म। कितने तो mm स्टोन है आपको? होता है इसमें बहुत ज्यादा। कितने mm स्टोन है साजिद जी? जी पहले ये 12 mm था। हाँ, तो
ओ, आप गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे हैं या किडनी स्टोन? जी गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे हैं या किडनी स्टोन? जी जी हाँ, ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में है क्या? जी जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो कितना mm बताया आपको? 12 12 mm। अच्छा जी जी, अच्छा जी, ठीक है। मैं यहाँ पे अपन को जो बात कर रहे थे वो किडनी स्टोन की बात कर रहे जी। थे। गॉल ब्लैडर के स्टोन जो होते हैं वो एक अलग टाइप के होते हैं, वो आसानी से नहीं निकलते हैं, लेकिन वो डिजॉल्व हो सकते हैं आयुर्वेद से। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ली जाए तो उसके लिए गॉल ब्लैडर के स्टोन डिजॉल्व भी हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक सिंपल सी रेमेडी है। आप एक गुड़हल एक फूल रहता है, उस फूल की कुछ पत्तियां आप फूल को सुखा के रख लीजिए और आधा चम्मच गुड़हल का फूल आप 5 दिन सुबह शाम ले लीजिए। हो सकता है आपको इसमें फ़ायदा मिले। बिल्कुल, और उसके बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं एक बार दिखाना चाहिए। हाँ। अगर वो आपसे संपर्क कर सके तो अच्छी बिल्कुल बात है, वरना बिल्कुल, और कहीं आप ना इसका कहीं तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लें। लीजिए। और इसका थोड़ा सा निकलना कठिन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, निकलता भी है। ठीक है, यानी मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल, नहीं है। नामुमकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साजिद। ये स्टोन अलग अलग बॉडी के अलग अलग अंगों में जाकर भी परेशान करते हैं, जैसे नहीं, कि अभी मैडम उन्होंने क्या कहा। होता है जी कि स्टोन किडनी में जनरली किडनी में ही जनरेट होते हैं, जी और वो खिसक कर आपके यूरेटर से आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, पेशाब की थैली जिसको कहते जी हैं। तो इस ट्रैक्ट में जब स्टोन रहते हैं तो वो आपको दर्द भी करते हैं और परेशान भी करते हैं। कुछ मैं आपको होम रेमेडीज बताना चाहता हूँ जी ताकि स्टोन होना। सबसे पहले तो मैंने पानी का जो इनटेक का तरीका बताया है, बिल्कुल आप ऐसे ही रखिए। पानी को प्रॉपर रखना है, ना कम ना ज़्यादा। दूसरा, आप घबराए नहीं। स्टोन हुआ तो आप घबरा गए, दूध बंद कर दिया, पनीर बंद कर दिया, सारे आइटम बंद कर दिए, टमाटर ही बंद कर दिए, तो आप कम कर लीजिए, पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, एक कुल्थी की दाल आती है, कुल्थी आप लोग कुल्थी नोट की भी दाल। कर सकते हैं। कुल्थी की दाल आती है, ये मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी आपको, पंसारी की दुकान पे। उसको आप दाल जैसा बना के आप हफ्ते में 1 या 2 बार ले लीजिए। इसमें प्रॉपर्टी रहती है स्टोन को ब्रेक करने की, तो आप ये ले सकते हैं। एक और रेमेडी है, आप जौ आते हैं, जौ को, 1 मुट्ठी जौ को आप 2 लीटर पानी में डाल दीजिए, रात में भिगा दीजिए, सुबह उबाल लीजिए। तो वो जो वाटर बन जाएगा उसको आप बॉटल में भर लीजिए और दिन भर आप उसको ले सकते हैं। पीते रहिए उसे जी आप जी दिन भर। जी, ये आपको हेल्प करते हैं स्टोन के निकालने में। इसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हेल्प करती हैं, बिल्कुल हेल्प करती हैं, स्टोन ठीक होता है। ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर? जैसे आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आपको पेन हो रहा है और आपको 4-5 लोगों ने सलाह दे दी कि भाई किडनी में स्टोन होता है या ब्लैडर में स्टोन होता है, तो इस तरह की तकलीफ होती है। हाँ। तो सीधा तरीका जी। है, आप डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए सजेस्ट करते हैं और आप उसको करा लीजिए, और वो बताते हैं कि इसमें आप स्टोन है, तो फिर आप आयुर्वेदिक दवाई बिल्कुल ले लीजिए। आप अच्छा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं या किसी भी डॉक्टर को दिखाइए। अगर लेकिन सर्जरी की ओर जाने के पहले एक बार आयुर्वेद साइड जरूर आप लेके देख लीजिए। बिल्कुल, मेरा प्रश्न इसलिए भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप बॉडी के किस अंग पर या किस पोस्चर पर आपको पेन फील होने लगता है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि अब आपको चेकअप लेना चाहिए। पर्टिकुलरली जो हमारा हाथ होता है, जब हम यहाँ पर हाथ रखते हैं जी तो इस पॉइंट पर ही पेन फील होता है, ये रीनल एंगल कहलाता है। जी पर्टिकुलर किडनी स्टोन में इस पॉइंट से लेके नीचे की ओर पेन जाता है और सीवियर पेन होता है। जी। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा पेन बना रहता है जो कई दिनों तक रहता है, तो ये भी स्टोन का लक्षण हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा शोल्डर में भी जाता है। तो यदि आपको पेन होता है, पेशाब में जलन होती है, आपको यूरिन में रुकने की समस्या होती है, या आपको स्टोन की टेंडेंसी रही हो या पहले कभी स्टोन रहा हो, तो आप अपना निरंतर चेकअप कराते रहिए। बिल्कुल, तो नियमित चेकअप आप कराते रहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप जिस तरह की बीमारियां हम देख रहे हैं देश में आ रही हैं सामने, कोरोना है, उसके बाद हम इम्यूनिटी पर भी अब बात करेंगे, उसके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। तो अलग अलग तरह की डिसीज़ हैं जो कई बार हमें पता भी नहीं चलता और वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक 6 महीने के बाद आप लोग डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि 6 महीने में एक बार तो कम से कम आप अपनी बॉडी का चेकअप लीजिए। हाँ, 6 महीने में एक बार डॉक्टर से जरूर मिलते रहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना एक फैमिली डॉक्टर रखिए। जी अच्छा है, कोई भी डॉक्टर रखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर रखिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जीवन शैली भी बताता रहेगा, और डॉक्टर से आप मिलते रहिए।
वो आपका बॉडी का अपीयरेंस देख के काफ़ी कुछ बता देते हैं कि आपको ये बीमारी होने की संभावना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप यदि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं भी कराते हैं, आप केवल मिलते रहते हैं, तो आपको बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको डॉक्टर सही सलाह देते हैं और आपकी कोई भी परेशानी आपको लग रहा है कि आपको सर में दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम दिन भर में फ़ील करते हैं, थकान, सुस्त होना, तो इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जो इलाज है आयुर्वेद में भी संभव है। आपको कुछ सलाहें देकर आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके भी आपको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी, इन दिनों इम्यूनिटी को लेकर लोग बड़े परेशान हैं कि क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तरह तरह के काढ़े मार्केट में आपको मिल जाते हैं और ये दावा करते हैं कि इस काढ़े को आप रोज़ पीजिए 1 कप, आपका इम्यूनिटी डेवलप होगा या बढ़ जाएगा। और कोरोना काल है और कोरोना काल के समय पर जब इम्यूनिटी की बात होती है तो लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए मैडम, इम्यूनिटी को सबसे पहले ठीक करने के लिए आप जैसे काढ़े ले रहे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे तो इम्यूनिटी ठीक होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाती है आपकी लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं है तो आप कोई सा भी काढ़ा ले लीजिए, बिल्कुल, आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं रह सकती है। खाना खाने का सही तरीका, खाना खाने का सही तरीका भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कैसे? आप अपनी सुबह से उठ रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं। पहले एक प्रोसेस चलती थी नाक में तेल डालने की, 2 बूंद नाक में तेल सभी लोग अपनी दिनचर्या अभी भी में, छोटे बच्चे जो नौनिहाल होते हैं उनको अभी भी किया जाता है कई बार। इससे हमारे गर्दन से ऊपर की सारी बीमारियां में बचा जा सकता है। मतलब पूरे इतने पार्ट का पोषण होता है। तो 2 बूंद नाक में तेल हमें सुबह से तिली का तेल थोड़ा सा गर्म करके ठंडा करके उसको डालना चाहिए। तो ये भी दिनचर्या का पार्ट है, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आपका खाने का सही तरीका, सही टाइम पे खाना। अच्छा, खाने का रिलेशन बहुत ज़्यादा है। यदि आप सही टाइम पे खाना खाते हैं और सही मात्रा में खाना खाते हैं और सही तरीके से खाना खाते हैं तो आप यदि कोई भी काढ़ा नहीं लें तो भी आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। जैसे आप पूछने वाली थी खाने का सही तरीका क्या है, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक ही बार में खाना खाना चाहिए। खाने को आप समझिए, आप खाना बनाते हैं घर में, आप भोजन पकाते हैं, चावल पकाते हैं, तो चावल आपने एक बार उसमें बर्तन में रख दिए पकाने के लिए, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि 15 मिनट बाद थोड़े से चावल उसमें और डाल दिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता ना जी। तो फिर आप अपने शरीर में एक बार खाने के बाद 15 मिनट बाद एक और कुछ समोसा कोई दे देता है तो आप क्यों खा लेते हैं? जब आपके पेट में पाचन क्रिया चल रही है। तो हमारा कहने समझाने का मतलब यही है, बोलने का मतलब यही है कि आपको एक बार में खाना खाना है। जब एक बार का खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए, आपको दोबारा भूख लगे, तभी आप दोबारा खाना खाइए। ये जो फास्ट फूड जो नुकसान करते हैं वो सबसे ज़्यादा इसीलिए करते हैं, उनका कंटेंट तो है ही, साथ में उनके खाने का प्रोसेस बहुत गलत है। अगर आप खाने के टाइम पे सही तरीके से थोड़ा सा कम तेल मसाले का कुछ भी खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए एक बार में खाना लेना है, जितना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना पेट भर के, बहुत टेस्टी खाना है तो आपने बहुत सारा पेट भर भर के खा लिया। और इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको एक बार का खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए तभी दोबारा खाना खाएं। तो ये सब यानी एक डाइट के बीच में आपका गैप होना चाहिए। कितने घंटे का गैप होना चाहिए सर? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं मान सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए। फिर आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा ले सकते हैं। तो मीन्स आप इंडिकेटर समझिए, आपको भूख लग रही है तो आप खाना खा लीजिए या कुछ भी खा लीजिए, लेकिन भूख नहीं लग रही है और आपके सामने कोई समोसा कचौड़ी या कुछ भी चीज़ आती है तो आप कोशिश करिए कि उसको आप अवॉइड कर दें, क्योंकि ज़बान का लालच आपको परेशान कर सकता है। वो आपकी डाइजेशन प्रोसेस बिगाड़ देगा और डाइजेशन बिगड़ने से आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट करती है, आपकी पूरी बॉडी की जो क्षमता है वो इफेक्ट करती है। बिल्कुल। बाकी बात आई काढ़े की, तो काढ़े बनाने के कई तरीके हैं। जो मार्केट में जो गवर्नमेंट सप्लाई में आया है वो त्रिकटु काढ़ा है जी। उसको भी लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसको अपने शरीर के हिसाब से लेना चाहिए। त्रिकटु काढ़ा बनाने का सही तरीका है जो पैकेट पर लिखा होता है, तो आप डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में जो जगह जगह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं
और 6 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। भोपाल का 6 नंबर भोपाल का एरिया 6 जहाँ नंबर पर एरिया। आपको हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप सलाह ले सकते हैं। यानी ओवरऑल डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेने से पहले एक बार सलाह ज़रूर लें। अगर आप किसी भी आयुर्वेद जड़ी बूटी या किसी तरह का कोई काढ़े का भी सेवन कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा बात कर लें, ताकि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को नहीं सूट कर रही हो वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर आप बोलें कि आपको कुछ और सी प्रॉब्लम या फिर कुछ और कॉसेज होने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो समाधान में आज हम बात कर रहे थे आयुर्वेद को लेकर। डॉक्टर ए के गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आयुर्वेद से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, हमारे व्यूअर्स जो फ़ोन कॉल्स पर जुड़े। कल फिर हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ, नए मेहमान के साथ, और किसी नए टॉपिक पर होगी बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्ते।